हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है सूरज सर की इस क्लास में। आज हम लोग का क्लास 11th की फिजिक्स का पहला दिन है। तो जितने भी बच्चों का ये सपना है कि वो नीट करके डॉक्टर बन जाए और जिन भी बच्चों का सपना है कि वो जेई कर करके इंजीनियर बने, तो उन सभी बच्चों के लिए बैच बहुत ही जरूरी होने वाला है। जितने भी बच्चे चाहते बाबू अपने सपने को पूरा करना, अपने उड़ान को भरना चाहते हैं, वो सभी सूरज सर के साथ आज से इस वीडियो में निरंतर, जब तक आपका पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो जाता, जब तक आपका जेई या फिर नीट का परीक्षा निकल नहीं जाता, तब तक आप बने रहिएगा। यहाँ पर हम लोग क्लास 11 के साथ साथ पूरा नीट का सिलेबस कवर करेंगे और पूरा जेई का सिलेबस कवर करेंगे। यहाँ पर मुफ्त में आपको पूरा जेई और नीट और पूरा 11th और 12th का टोटल सिलेबस सूरज सर की इस क्लास में फ्री पढ़ाया जाएगा। तो जिन भी बच्चों को आवश्यकता है, जो भी बच्चा बहुत मनसा रखता है कि पढ़ने का, वो इस वीडियो को शेयर करे और अन्य बच्चों के पास भी इस वीडियो को पहुंचाए। चलिए बाबू, बातें बहुत है, लेकिन बातों को ना करके हमको पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखेंगे हम लोग फिजिक्स। सर फिजिक्स क्या है? फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तो फिजिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं भौतिकी। फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी। ये फिजिक्स आखिर होता क्या है, जरा सा इसके बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। एक मिनट बात करना चाहेंगे फिजिक्स के बारे में कि सर फिजिक्स क्या है। तो आपको पता साइंस का मतलब क्या होता है? हमारे चारों तरफ घटने वाली सभी घटनाओं का सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। कौन कौन सी घटनाएं? हमारे सर के ऊपर पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है? हमारे आसपास हवाएं चल रही है, क्यों चल रही है? कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्यों हो जाता है, क्या कारण था? इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं होती है। कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो बेसिकली फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में हम लोग पदार्थ की भौतिक अवस्था और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन करते हैं। क्या करेंगे? पदार्थ की भौतिक अवस्था और पदार्थ के ऊपर लगने वाली ऊर्जा के संबंध का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। यहाँ से एक बड़ा फेमस चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि सर विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्यमान व ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्यमान व ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्यमान व ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बाबू, क्या कहलाएगा वो? उसे हम लोग कहेंगे भौतिक विज्ञान, यानी कि भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोला सर जी? बोला कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। समझ में आ गया ना? द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the relationship between mass and energy is known as physics। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्लियर हो गया सभी को? सर कैसे? एग्जाम्पल से जरा सा समझते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो आप कि यहाँ पर एक लड़का है, ठीक, ये लड़का है और यहाँ पर एक है टेबल। इस टेबल में मान लो आपने पहिया लगा दिया है, और ये लड़का जब इसको धक्का मारेगा ना, तो ये टेबल आगे की तरफ क्या हो जाएगा? खिसक जाएगा। टेबल आगे की तरफ खिसक। इस टेबल के पास द्रव्यमान था कि नहीं था? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है द्रव्यमान। अच्छा, जब ये ऐसे धक्का मारा होगा तो बल लगाया, और बल इसके हाथों द्वारा लगा, मतलब इसके हाथों में जो बल है वो एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है। यानी कि इसने अपने हाथों से क्या लगाया? ऊर्जा। तो ऊर्जा और द्रव्यमान जैसे ही संबंध में, जैसे ही संपर्क में, तो इसकी अवस्था में, स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन। स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन। तो बाबू ये स्थिति में परिवर्तन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितना बल लगाने के कारण हुआ, है ना? इसी चीज का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन, कौन? एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्बर्ट आइंस्टीन के समीकरण को आप कहेंगे सर एल्बर्ट आइंस्टीन के समीकरण को कहा जाता है ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता समीकरण। एल्बर्ट आइंस्टीन
इस सदी के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया था? ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण। और ये ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण क्या होता है? आप कहेंगे सर ये होता है E बराबर mc स्क्वायर। क्या होता है बेटा? E बराबर mc स्क्वायर। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया E बराबर mc स्क्वायर, जिसके अनुसार हम ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ये कौन कहता है? ये आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता समीकरण कहता है। क्लियर? कैसे सर? जरा सा बात को समझिए, एक एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं। एक एग्जांपल उठाते हैं, फिर से इस बात को समझते हैं। कह रहा है कि सर 5 kg द्रव्यमान 5 kg द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? 5 kg द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? 5 kg द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, इसकी हम लोग को क्या करना है बाबू? बात करना थे। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 1। अब इसमें जरा सा हमको सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या क्या दिया है? आप कहेंगे सर जी द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान m बराबर कितना दिया है? आप कहेंगे बाबू 5 kg। द्रव्यमान m बराबर कितना kg? हमको ज्ञात क्या करना है? तो हमको ज्ञात करना है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब E बराबर हमको ज्ञात करना है। तो सर आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण देखिए, E का मतलब क्या हो गया? एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा। और m का मतलब क्या हो गया बाबू? आप कहेंगे सर मास। और मास का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। और c को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब हो गया प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल। और ये प्रकाश की चाल कितनी होती है? आप 10th में पढ़े हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसी सूत्र का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे। क्या कहेंगे कि सर आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण से, आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता समीकरण से, समतुल्यता समीकरण से, आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता समीकरण से क्या समीकरण होता है? आप कहेंगे सर जी E बराबर mc स्क्वायर समीकरण होता है। मुझे E का मान चाहिए, m का मान मुझे दिया कितना kg? 5 kg। और c का मान बच्चे बच्चे को पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो c का स्क्वायर के नाते यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे स्क्वायर को हटाइएगा तो क्या क्या आएगा? आप कहेंगे सर ये हो गया 5 और 3 त्रिक का 9 और गुणे 8 दूना 16। 10 पे पावर कितना हुआ? 16। 5 9 45। तो ये हो गया 45 × 10⁻16 जूल। कितना जूल? 5 × 45 × 10⁻16 जूल। या इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? 4.5 और गुणे 10⁻17 जूल लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऊर्जा कि 5 kg के द्रव्यमान से हम लोग इतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया बात? यानी कि आइंस्टीन का जो समीकरण कहता है ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता समीकरण, कि हम लोग बाबू ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। और यही समीकरण से ही हम लोग किसका परिभाषा बनाए हैं? तो भौतिक विज्ञान का परिभाषा बनाए हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हुआ बात? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और इस बात की पुष्टि कौन से समीकरण से होती है? तो आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता समीकरण अर्थात E बराबर mc स्क्वायर से इस बात की पुष्टि हो जाती है। क्लियर हुआ बात? गुड। अब आओ जरा सा हम लोग सिलेबस पे चलें, आगे की तरफ बात करते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि सर भौतिक राशियां यानी कि राशियां क्या होती है? भौतिक राशियां क्या होती है? भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, कि सर भौतिक राशियां क्या होती है, इसके बारे में हमको जरा सा जानना है।
भौतिक राशियां क्या होती है। ठीक, आओ जरा सा देखें। तो बाबू कहता है सर वे राशियां जिनको किसी निश्चित संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और जिनका संबंध किसी न किसी भौतिक घटना से होता है। यानी कि हम भौतिक राशियों की सहायता से किसी भौतिक घटना को प्रदर्शित या फिर उसको व्याख्या कर सकते हैं। समझ में है ना। तो हम कहेंगे क्या कि वे सभी राशियां जिनको एक निश्चित संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और जिनकी सहायता से हम किसी भौतिक परिघटना को व्याख्यित कर सकते हैं, उसका व्याख्या कर सकते हैं, वो सभी राशियां क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। क्या बोलेंगे सर, कहेंगे कि वे सभी राशियां जिनको एक निश्चित संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, एक निश्चित संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, एक निश्चित संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और जिनकी सहायता से किसी भौतिक घटना की व्याख्या की जा सकती है, किसी भौतिक घटना की व्याख्या की जा सकती है, किसी भौतिक घटना की व्याख्या की जा सकती है, किसी भौतिक घटना की व्याख्या की जा सकती है। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मेरे बच्चे कहते हैं हम लोग भौतिक राशियां, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। क्लियर हुआ बात, कहेंगे सर हाँ एकदम। वे सभी राशियां जिनको एक निश्चित संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और जिनकी सहायता से हम किसी भी भौतिक घटना को व्याख्या कर सकते हैं, किसी भौतिक घटना की व्याख्या की जा सकती है, उन सभी राशियों को हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक राशियां बोलेंगे। कैसे सर, जैसे में हम लोग बना लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या कहेगा सर, लंबाई और क्या, लंबाई के अतिरिक्त क्या हो गया, आप कहेंगे सर जी द्रव्यमान, लंबाई द्रव्यमान। अच्छा ऊंचाई भी तो हो सकता है, कहेंगे हाँ सर हो सकता है, समय, चाल, त्वरण, बल, ये सभी की सभी राशियां क्या हैं, भौतिक राशियां हैं, क्योंकि इनको हम किसी न किसी निश्चित संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और इनका संबंध किसी न किसी भौतिक घटना से होता है। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया, इतना बात हम लोग को समझ में आ गया। अब जरा सा हम लोग एक बात देखेंगे कि भौतिक राशियों का मापन या फिर भौतिक राशियों को प्रदर्शित कैसे किया जा सकता है। तो देखो बेटा, भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए आप कहेंगे सर दो चीजों की आवश्यकता होती है। क्या, एक तो परिमाण और दूसरा क्या चीज, मात्रक, परिमाण और मात्रक। तो हम लोग हेडिंग ही बना लेते हैं कि भौतिक राशियों का प्रदर्शन, भौतिक राशियों का प्रदर्शन, कि इनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, भौतिक राशियों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, भौतिक राशियों का प्रदर्शन क्या होता है, कैसे होता है, आओ जरा सा बात को समझते हैं। तो हम कहेंगे कि सर किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए क्या चाहिए, किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए दो चीज चाहिए। कितना चीज चाहिए बाबू, दो ठो। क्या क्या चाहिए, पहला हम कहेंगे परिमाण चाहिए, पहला क्या चाहिए, परिमाण, और दूसरा क्या चाहिए, मात्रक। परिमाण को हम लोग यू से लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं, यू से, मन करते यम से लिखिएगा, चलिए यम से लिख दिए। और मात्रक चाहिए अपने को, मात्रक को किससे लिखेंगे आप, यू से। यानी कि भौतिक राशि को अगर मान लो प्रदर्शित करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन गुणे यू, यू का मतलब क्या हो गया, यूनिट, यूनिट का मतलब मात्रक, और एन का मतलब परिमाण हो गया। कैसे सर, नहीं समझ में आ रहा है तो जरा सा देखो, हम एक राशि लिख रहे हैं लंबाई, क्या लिखे, लंबाई बराबर हमने लिखा 10 मीटर, लंबाई बराबर कितना मीटर, 10 मीटर। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी ये जो 10 है, 10 यही तो परिमाण है, ये 10 ही क्या है, परिमाण है, और ये जो मीटर है ये क्या है, तो ये है मात्रक। ये मीटर क्या है,
मात्रक। बात समझ में आया? आप कहेंगे कि सर किसी भी भौतिक राशि को अगर प्रदर्शित करना है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी। पहला क्या चीज हो गया? परिमाण, और दूसरा क्या चीज हो गया? मात्रक। तो यहाँ पर मैंने लंबाई बराबर 10 मीटर लिखा, तो ये लंबाई में ये जो 10 है वो क्या बन गया? परिमाण बन गया, और ये जो मीटर है वो क्या बन गया? मात्रक बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम अच्छे से बात समझ में आ गया। तो आओ जरा सा हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा, एक लड़का देखा, एक लड़का देखा, इस लड़का को हमने तराजू पर खड़ा कर दिया, एक तराजू पर खड़ा कर दिया, और यहाँ पर जो इसका द्रव्यमान निकल के आया, इसका जो भार निकल के आया, क्या निकल के आया? भार। भार निकल के आ गया 50 केजी। कितना केजी? तो हम कहेंगे कि सर जी इस लड़के का जो भार है, भार, वो भार कितना केजी है? 50 केजी है। कितना केजी है? 50 केजी। तो ये जो 50 है मेरे बच्चे, 50, इस 50 को आप क्या बोलेंगे? इसको परिमाण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमाण। 50 को क्या बोलेंगे? परिमाण। और ये जो केजी है इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे आप मात्रक। क्या बोलेंगे? 50 को क्या बोलेंगे? परिमाण, और केजी को क्या बोलेंगे? मात्रक। तो यानी कि परिमाण और मात्रक की आवश्यकता पड़ी भार को भी प्रदर्शित करने के लिए। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को अगर प्रदर्शित करना है तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि दो चीजों की आवश्यकता है। पहला क्या चीज? परिमाण, और दूसरा क्या चीज? मात्रक। क्लियर है बात? एकदम बहुत बढ़िया। अब आओ जरा सा एक टर्म हम लोग समझते हैं, मेजरमेंट क्या होता है। क्या चीज बाबू? मेजरमेंट क्या होता है? मात्रक क्या होता है? मात्रक, मापन समझिए। मापन, मापन क्या होता है? मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट कि सर मात्रक क्या, मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है? ठीक है, आइए जरा सा बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में। सर जी ये होता क्या है एग्जैक्टली? देखो, तो जैसे हम कोई भी भौतिक राशि लिखे, जैसे मान लो हमने एक भौतिक राशि यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था? आप कहेंगे सर आप लिखे थे लंबाई, लंबाई बराबर कितना मीटर लिखे थे हम? आप कहेंगे सर जी 10 मीटर लिखे थे आप। कितना मीटर लिखे थे? तो ये लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर ही तो है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है। तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि सर जी 10 और गुणे 1 मीटर। क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 1 मीटर। तो यहाँ पर अगर मुझे लंबाई बताना हो तो कहेंगे सर लंबाई बराबर कितना मीटर? 10 मीटर। लंबाई बराबर 10 मीटर, या फिर उसको लिख सकते हैं 10 गुणे 1। इसका मतलब ये कि ये जो लंबाई है अपने मात्रक मीटर के कितना गुना है? 10 गुना है। समझ में आया ना? क्या है? 10 गुना। यानी कि किसी भी दी हुई भौतिक राशि के मान की हम लोग उसके मात्रक से क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। उसके मात्रक से क्या करें? तुलना। और मात्रक से तुलना करना ही कहलाता है मापन। समझ में आ गया? क्या कहलाता है? मापन। यानी कि परिभाषा क्या बोल सकते हैं? किसी भौतिक राशि का उसके निश्चित मात्रक से, किसी भौतिक राशि का उसके निश्चित मात्रक से तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से, किसी भौतिक राशि के परिमाण का उसके मात्रक से तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? आप कहेंगे सर जी मापन कहलाता है। क्लियर हुआ परिभाषा? आओ जरा सा परिभाषा को लिखते हैं कि कैसे बनेगा। हम कहेंगे कि सर किसी भी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक, किसी भौतिक राशि का या फिर उस किसी भौतिक राशि के परिमाण का, किसी भौतिक राशि के परिमाण का उसके मात्रक, उसके मात्रक से तुलनात्मक अध्ययन, से तुलनात्मक अध्ययन, से तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे कि सर जी किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि के परिमाण का उसके मात्रक से तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। क्लियर हुआ बात? एकदम अच्छे से। कि सर जी क्या किए कि जैसे लंबाई बराबर 10 मीटर था, तो यहाँ पर इसका परिमाण और ये इसका मात्रक, तो मात्रक का ये कितने गुना है?
10 गुना है। तो यही प्रक्रिया, यही क्रिया ही क्या कह देंगे हम लोग सर जी, मापन की। हम लोग क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना। यानी कि ये क्या है बाबू, ये सिंपल बात है। किसी भी भौतिक राशि के किसी भी भौतिक राशि के परिमाण का उसके मात्रक से तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहेंगे आप, मापन। अच्छा, जिस भी चीज से मापन आप कर रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे आप, मात्रक। समझ में आया ना, वही उस भौतिक राशि का क्या कहलाएगा, मात्रक। तो आओ जरा सा एक और बात करेंगे हम लोग भौतिक राशियों के प्रकार की। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, गुड। भौतिक राशियों के प्रकार कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है बाबू, आओ जरा सा बात को देखते हैं। इसके पहले कि हम लोग आगे पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज हम लोग आज पढ़े। ठीक, हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स स्टार्ट कर दिए पढ़ना। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, फिजिक्स क्या होता है। कहेंगे सर, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्यमान व ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अच्छा, इस बात की पुष्टि कौन से समीकरण से होती है, तो आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण से, अर्थात E बराबर mc² से होती है। जहां E बराबर एनर्जी मतलब ऊर्जा, m मतलब मास मतलब द्रव्यमान हो गया, और c मतलब स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की चाल। अच्छा, इससे हम लोग एक सवाल भी देख लिए थे कि 5 kg द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, तो 4.5 × 10⁻17 जूल ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। फिर हम लोग समझे कि भौतिक राशियां क्या होती है, तो वे सभी राशियां जिनको एक निश्चित संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और जिनकी सहायता से किसी भौतिक घटना की व्याख्या की जा सकती है। जिनकी सहायता से किसी भौतिक घटना की व्याख्या की जा सकती है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ऊंचाई, समय, चाल, त्वरण, बल इत्यादि। अच्छा, भौतिक राशियों का प्रदर्शन, तो भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, 2 ठो। पहला क्या चीज, परिमाण, और दूसरा क्या चीज, मात्रक। पहला परिमाण और दूसरा क्या चीज बाबू, मात्रक। जैसे लंबाई बराबर 10 मीटर लिख दिए, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। यानी कि जो मीटर है वो क्या है, वो मात्रक है। क्लियर है एकदम। तो यहाँ पर ये जो परिमाण है वो कितना आया, 10। ये परिमाण अपने मात्रा का कितने गुना है, 10 गुना। तो लंबाई बराबर 10 मीटर का मतलब ये हो गया कि 1 मीटर लंबाई जो है वो अपने परिमाण का कितना गुना है, 10 गुना। सिंपल बात। अच्छा, फिर हम लोगों ने हेडिंग क्या बनाया, हम लोगों ने बनाया मापन। मापन क्या होता है, ठीक, मापन। तो किसी भी भौतिक राशि के परिमाण का उसके निश्चित मात्रक से तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जैसे यहीं पर देख लो, लंबाई बराबर 10 मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि दी गई लंबाई अपनी मात्रा का कितना गुना है, 10 गुना। अपनी मात्रा का कितना गुना, 10 गुना। ये परिमाण और ये इसका मात्रा, इसका कितना गुना हो गया, 10 गुना। अब हम लोग बात समझेंगे भौतिक राशियों के प्रकार कि सर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियां होती है मेरे बच्चे 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला को हम लोग बोलते हैं अनुपात या अनुपातिक राशियां, अनुपात या अनुपातिक राशियां। दूसरा को क्या बोलेंगे आप, दूसरा को क्या कहते हैं, तो दूसरा को कहते हैं मूल राशियां। मूल राशियां, मूल राशियां मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज। और तीसरा को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, तीसरा को हम लोग कह देंगे व्युत्पन्न राशियां। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की हो गई, तो हो गई मेरे बच्चे 3 प्रकार की। कौन कौन सी, आप कहेंगे अनुपात, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। क्लियर हुआ। आओ जरा सा बात करते हैं कि सर अनुपात क्या होता है। देखो, जब एक ही भौतिक राशि का 2 मान, एक ही भौतिक राशि का कितना मान, 2 मान, और दोनों मानों का भाग कर दे, दोनों मानों का क्या कर दे, भाग कर दे, अर्थात दोनों मानों का अनुपात निकाल दे हम, तो जो मान बचेगा उसी को क्या कहेंगे, अनुपात। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। कैसे नहीं होता, बात को समझेंगे, पहले समझते हैं अनुपात क्या होता है। यदि एक ही राशि के यदि एक ही राशि के 2 मानों का अनुपात या फिर का भाग कर दिया जाए,
भाग कर दिया जाए तो कैसी राशि प्राप्त होती है? आप कहेंगे तो अनुपात प्राप्त होता है सर जी, अनुपात प्राप्त होता है। और जो अनुपात राशियां होती है, अनुपातिक राशियां होती हैं, उनको हम उनमें आप देखेंगे उनका कोई भी मात्रक नहीं होता है। किसी भी अनुपातिक राशि का कोई मात्रक नहीं होता, तो क्या कहेंगे कि सर इनका कोई मात्रक नहीं होता है, इनका कोई मात्रक नहीं होता। कैसे कोई मात्रक नहीं होता, इस बात को समझेंगे। इनका कोई मात्रक नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, आओ जरा सा बात को समझे। कोई मात्रक कैसे नहीं होता है? अरे यार सही हो जा बाबू, मुन्ना मेरे, इनका कोई मात्रक नहीं हुआ। कैसे सर? जैसे यहाँ पर आप मानिए कि आपने लिखा है यहाँ पे द्रव्यमान, द्रव्यमान यहाँ पे लिखा, मान लीजिए आपने 20 केजी, ठीक। यहाँ पर फिर से आपने लिखा द्रव्यमान, मतलब M1 था वो, ये द्रव्यमान संख्या 2 हो गया। यहाँ पर भी द्रव्यमान है, तो यहाँ पर द्रव्यमान जो है M2 बराबर, तो उसको मान लीजिए आपने लिख दिया 5 केजी। कितना केजी? 5 केजी, 5 केजी लिख दिया। अच्छा, अब दोनों का अगर आप अनुपात ज्ञात करें, दोनों का आपको अनुपात चाहिए, तो आप कहेंगे सर जी अनुपात बराबर यही होगा कि पहले का भाग किसमें? दूसरे में। तो आप कहेंगे सर जी ऊपर हो गया 20 केजी और नीचे कितना हो गया? 5 केजी। 20 केजी और कितना केजी? 5 केजी। तो केजी से केजी क्या हो गया? कट गया। अच्छा, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, यानी कि जो अनुपात निकल के आया वो कितना निकल के आया? 4:1, यानी 4:1। अब यहाँ पर कोई मात्रक बचा क्या? मात्रक से मात्रक क्या हो गया? कट गया। तो जो राशि हमको प्राप्त हुई, जो राशि हमारे पास बची, वही राशि क्या हो गई? अनुपात हो गई। क्लियर हुआ बात? क्या हो गई? अनुपात। यानी कि हम लोग समझ गए कि भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं, तो उसमें पहला जो होता है अनुपात, वो क्या होता है कि यदि एक ही राशि के दो मान आपस में क्या कर दिए जाए? भाग कर दिए जाए, तो जो भी राशि प्राप्त होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। क्लियर है एकदम? अब आओ जरा सा बात करेंगे हम लोग मूल राशियों की, कि सर जी मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां, मूल राशियां, मूल राशियों को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? फंडामेंटल, 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 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या हो गया भैया? इसका मतलब हो गया मूल राशियां। ये होती क्या है मूल राशियां? जरा सा मेरा बात को पहले समझो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये है चाल, ये क्या लिखे हम लोग? चाल। आप सभी जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, होता है दूरी बटा समय। ये है बल, बल बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्लियर है? अच्छा, हम कहेंगे सर ये है आवेग, ये क्या है? आवेग नहीं, संवेग लिखिए, ये है संवेग, संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर द्रव्यमान और गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर हम 3 राशि लिखे और तीनों को प्रदर्शित करने के लिए, तीनों को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए मुझे अलग अलग प्रकार की राशियों का सहारा लेना पड़ा। अलग अलग प्रकार की राशियों का क्या लेना पड़ा? सहारा। दिख रहा है क्या? अलग अलग दो दो राशियों का क्या लेना पड़ रहा है? सहारा। तो इन सभी राशियों को आप कहेंगे सर ये तो व्युत्पन्न राशियां हैं, क्योंकि इनको प्रदर्शित करने के लिए मुझे दूसरे राशियों की आवश्यकता लेनी पड़ रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सर जी समय, यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लीजिए समय, तो क्या समय को व्यक्त करने के लिए आपको दूसरे राशि का सहारा लेना पड़ेगा? कभी नहीं, कभी जिंदगी में नहीं। समय बराबर अगर मैं लिख दूं 2 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड ऐसे ही रहेगा। समय को व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए मुझे किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं। जिसको व्यक्त करने के लिए दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं है, वही मूल राशि है। और जिसको व्यक्त करने के लिए दूसरे राशि की आवश्यकता है, वो व्युत्पन्न राशि है। एक बार फिर से समझ लो, जैसे केवल द्रव्यमान, जैसे ये लड़की है, लड़की को हम तौले तराजू पर और इसका द्रव्यमान हम लिख रहे हैं, कहेंगे सर द्रव्यमान बराबर आ गया इसका 31 केजी।
कितना केजी 30। तो क्या इसके द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए मुझे दूसरे राशि की आवश्यकता लेनी पड़ेगी? नहीं। दूसरे मात्रा की आवश्यकता लेनी पड़ेगी? नहीं। यही राशि और इसी राशि का मात्रक, इसके द्वारा हम लोग उसको आराम से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसलिए एक ऐसा राशि हो जाएगा मूल राशि। क्लियर हुआ? अब हम लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं ना? लिखते हैं सर। क्या लिखेंगे? वे सभी भौतिक राशियां, या फिर वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से, जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं और दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करती, दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। समझ में आ रहा है बात? निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मूल राशियां कहते हैं बाबू, उन्हें मूल राशियां कहते हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। कितना आसानी से हमको बात समझ में आ गया कि वे सभी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं या जो दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मूल राशियां कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। क्लियर हो गया सभी? और जरा सा एक और बात हम लोग करेंगे कि इनका अगर मूल राशि है तो मूल राशियों का मात्रक क्या कहलाएगा? मूल मात्रक कहलाएगा। तो यहीं पर स्टार बना के लिख ले रहे हैं कि सर जी मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है? मूल राशियों के मात्रकों को, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है, मूल मात्रक कहा जाता है। मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है बेटा जी? इनको मूल मात्रक कहा जाता है। एकदम सभी को बात क्लियर होना चाहिए, है ना? अब जरा सा हम लोग बात करेंगे कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं या मूल राशियां कितनी होती हैं। तो मूल राशियों की संख्या है बाबू फिक्स। इनकी संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे कि इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। यानी कि मूल राशियों की भी संख्या 7, मूल मात्रकों की भी संख्या 7। क्लियर? कौन कौन से हैं देखते हैं फटाक से। आओ, तो यहां पर हमने बनाया मूल राशियां, मूल राशियां। यहां पर हम लोगों ने बना लिया इनका मात्रक, यहां पर मात्रक को हम लोगों ने बना लिया मात्रक का प्रतीक, और यहां पर एक चीज बना लेंगे हम लोग वीमा। क्या बना लेंगे बेटा? वीमा। वीमा बना लिए। अब हमारे पास 4 लाइन हो गए हैं। कितने लाइन हो गए हैं? एकदम 4 लाइन। ये 4 लाइन हम लोग कर लिए हैं। अब इन्हीं चारों लाइनों में हमको क्या करना है बेटा जी? लिखना है। आओ जरा सा लिखते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे क्या हो गया। आप कहेंगे सर पहला राशि आप लीजिएगा लंबाई। क्या ले लिए? लंबाई। लंबाई ले लिए। लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। और मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से, छोटा वाले एम से। इसका बीमा क्या होता है? इसका बीमा होता है बड़ा वाला एल, बड़ा वाला एल। इसी प्रकार आप देखेंगे दूसरा नंबर क्या हो गया? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। इसका मात्रा क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी किलोग्राम होता है, किग्रा होता है। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो केजी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो बीमा होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा एम। इसका बीमा क्या हो जाएगा बाबू मेरे? एम हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्या हो गया? आप कहेंगे समय हो गया। समय। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है बाबू? सेकेंड। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? सेकेंड को तो SEC से लिखते हैं। अच्छा, इसका बीमा क्या होगा? इसका बीमा होगा टी। इसका बीमा क्या हो जाएगा? टी। इसी प्रकार अपने पास है ताप। ताप। ताप को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? के से। चलिए, अच्छा ठीक है।
ताप हो गया। ताप का मात्रक क्या होगा बाबू? केल्विन होगा। ताप का मात्रक केल्विन, और इसका प्रतीक क्या होगा केल्विन का? के होगा। ठीक, इसका विमा क्या होता है? थीटा होता है। विमा क्या होता है इसका? थीटा। इसी प्रकार अगला हो गया अपने पास विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा हो गया। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं हम लोग? तो आप कहेंगे सर जी आई से। आई से ना। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या मात्रक होगा? एम्पियर। एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं? या तो ए से, या तो ए एम पी से। और इसका बीमा क्या होता है? इसका बीमा होता है ए। बीमा क्या हो जाएगा? ए। कितना हुआ? 1 2 3 4 5, छठवां नंबर देख लेते हैं। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे मोमबत्ती बना दें, मोमबत्ती बना दिए, तो मोमबत्ती में से क्या निकलेगा? ज्योति निकलेगा, है कि नहीं? अब मोमबत्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैंडल कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कैंडल? तो कैंडेला, ज्योति तीव्रता। कैंडल से क्या निकलता है? ज्योति। तो क्या बोल देंगे? कैंडेला। ऐसे याद रहेगा हमेशा कि ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या हो गया? कैंडेला हो गया सर जी, कैंडेला हो गया, कैंडेला हो गया। अच्छा, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सीडी से। इसका बीमा भी क्या होता है? तो सीडी ही होता है। अच्छा, आखिरी बच गया। आखिरी के लिए जगह नहीं है क्या अपने पास? लो, हो गया लोचा। चलो कोई बात नहीं, इसको बड़ा करके किसी तरह उसे मैनेज करते हैं। आओ देखते हैं। अगला हो जाएगा अपना पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। मोल को कैसे लिखेंगे? MOLE से। अच्छा, इसका बीमा भी क्या होगा? इसका बीमा होगा मोल, MOL। इसका बीमा क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा, MOL। यानी कि हम लोगों ने देखा था कितने प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। पूरा मूल राशियां कितने? 7। और कितने मात्रक? 7 ठो। देखते हैं पहला क्या हो गया? लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर, और बीमा क्या हो गया? L। इसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक केजी, और बीमा क्या हो गया? M। समय का मात्रक सेकेंड, और बीमा हो गया T। ताप का मात्रक केल्विन, और बीमा हो गया थीटा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और बीमा क्या हो गया? ए। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और बीमा क्या हो गया? सीडी। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, और बीमा भी क्या हो गया? मोल। तो इस हिसाब से टोटल कितने भौतिक राशि हो गए? 7 मूल राशि। और कितने मूल मात्रक भी हो गए? आप कहेंगे सर जी 7। हुआ ना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? गुड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपसे कोई पूछा कि मूल राशियां क्या होती हैं और मूल मात्रक क्या होते हैं, तो क्या बोलेंगे? वे सभी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए हमको अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन सभी राशियों को क्या कहा जाता है? मूल राशियां। और उन सभी के मात्रकों को क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मूल मात्रक। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। चलो, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। देखते हैं आगे। आओ फिर से एक टॉपिक और देखेंगे हम लोग, व्युत्पन्न राशियां। कैमरा ऑन है कि बंद हो गया? व्युत्पन्न राशियों को क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या हो गया? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां जरा सा बात करते हैं हम लोग फटाफट एकदम अच्छे से। तो क्या लिखेंगे सर? देखो, वे राशियां जो मूल राशियों के द्वारा बनाई जाती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों के द्वारा बनाई जाती हैं और जो मूल राशियों के ऊपर निर्भर करती हैं, उनको क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। और इनके मात्रकों को क्या कहेंगे? तो व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। क्या बोल सकते हैं सर? वे राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है, मूल राशियों की सहायता से
मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है। मूल राशियों की सहायता से क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अर्थात अर्थात वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं, अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं, क्या कहलाती हैं? आप कहेंगे सर जी मूल राशियां कहलाती हैं। मूल नहीं, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्लियर हुआ? वे सभी राशियां, वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है, अर्थात वे सभी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्लियर है बात? वे सभी राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, वे सभी कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां। या तो सीधे कह देंगे वे सभी भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है, वो सभी क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। और इनके मात्रकों को क्या कहा जाता है बेटा? और इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, क्या कह दिए सर जी? कि ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दूसरे राशियों का आवश्यकता पड़ता है, ऐसी राशियां जो दूसरे राशियों से अर्थात मूल राशियों से बनाई जाती हैं, वे सभी राशियां क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न राशियां। और उनके मात्रकों को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अच्छा, इनकी संख्या कितनी होती है? तो बाबू इनकी संख्या गिनी नहीं गई है, ये अनिश्चित है अभी भी, और पता नहीं आगे चल करके कितनी राशियां अन्य ज्ञात होंगी। समझ में आ गया? ये अनंत आप मान सकते हैं अभी फिलहाल के लिए संख्या क्या मान सकते हैं? अनंत, क्योंकि अभी क्लियर नहीं, पता नहीं विज्ञान में कितने ज्यादा खोज होंगे, तो इनकी संख्या का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। हाँ, दो चार एग्जाम्पल अगर आपको समझना तो वो हम आपको समझा देते हैं। दो चार एग्जाम्पल आपको एकदम अच्छे से समझा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि क्या हो गया बाबू? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी और बटा क्या चीज? समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका मात्रक क्या होगा? आप कहेंगे सर इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। अब ध्यान से देखो, मीटर किसका मात्रक है? आप कहेंगे लंबाई का, और लंबाई कैसी राशि है? मूल राशि है। सेकेंड किसका मात्रक है? आप कहेंगे सर समय का। समय कैसा राशि है? आप कहेंगे मूल राशि है। तो ये मूल राशियों के मात्रकों से मिल करके बना है ना मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्यों हो गया व्युत्पन्न मात्रक? क्योंकि ये किससे बना है? तो मूल मात्रकों से बना है। अच्छा, ये चाल क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि हो जाएगा सर। क्यों व्युत्पन्न राशि हो जाएगा? क्योंकि ये अन्य राशियों से मिल करके बना है, और जो भी अन्य राशियों से मिल करके बनेगा वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न कहलाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? उसका मात्रक क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे अगर बल की बात करें हम, बल, तो बल बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर बल बराबर होता है द्रव्यमान यम और गुणे त्वरण ए। त्वरण ए, तो इस हिसाब से बल F बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी इस हिसाब से बल F बराबर हो जाएगा द्रव्यमान M गुणे ए, यानी कि F बराबर ma। F बराबर ma। अब इसका मात्रक अगर देखें, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? आप कहेंगे सर जी द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया मीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि बल का मात्रक क्या बना दिया आप? किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मेरे बच्चे न्यूटन। क्या कहा जाता है? लेकिन कॉन्सेप्ट समझो ना। क्या समझो बाबू? कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या समझना कि बल को किससे बनाया गया?
द्रव्यमान से और त्वरण से, दो राशियों से बनाया गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। और इसके मात्रक भी देखेंगे आप, तो केजी, मीटर और सेकेंड, ये तीन चीजों से मिल करके बने हैं, तीन राशियों से मिलकर बने हैं, तो ये हो जाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर हुआ, कोनो दिक्कत नहीं, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कौन कौन सा राशि, पहले तो अनुपात समझे, फिर मूल राशि समझे, और फिर कौन सा राशि समझ लिए, व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक समझ लिए, है ना बाबू, एकदम अच्छे समझ में आ गया, गुड। अच्छा, जरा सा हम लोग मात्रकों की बात करेंगे, मात्रकों की बात कीजिए जरा सा। मात्रक, तो मात्रक आपको पता चल ही गया कि कितने प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा मात्रक, मूल मात्रक, मूल राशियों के मात्रक को क्या कहा जाता है, मूल मात्रक कहा जाता है। दूसरा हो गया व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और एक तीसरा मात्रक होता है जिसको हम लोग कहते हैं पूरक मात्रक, पूरक मात्रक, पूरक मात्रक, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, नहीं सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक इसको कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार पूरक राशि भी होता है और इसी प्रकार पूरक मात्रक भी होता है। दोनों बात को जरा सा समझते हैं, तो इसमें तो आपको समझ में आ ही गया है, ये भी आपको समझ में आ गया, बस इसी को समझना बाकी है। तो दो राशि है, एक राशि का नाम है कोण और दूसरे का नाम है ठोस कोण। एक का क्या नाम है, कोण, और दूसरे का क्या नाम है, ठोस कोण। तो इन दो राशियों को कहा जाता है पूरक राशियां और इनके मात्रकों को कहा जाता है पूरक मात्रक। समझ में आ गया ना, पहला कौन सा राशि हो जाएगा, अगर हम राशि की बात करेंगे तो पहला राशि कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी कोण हो जाएगा, ठोस कोण, ठोस कोण, पहला हो जाएगा ठोस कोण। अच्छा जी, दूसरा क्या हो जाएगा, घन कोण, घन कोण, दो चीज हो गया, पहला हो गया ठोस कोण और दूसरा क्या हो गया, घन कोण। अब ये दोनों होते क्या है, जरा सा देखते हैं इनके मात्रक क्या होते हैं, इसको भी देखते हैं। तो ठोस कोण का मात्रक होता है रेडियन, क्या होता है, रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन, ठोस कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, घन कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन, और ठोस कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन। हुआ ना क्लियर, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, जरा सा कहेंगे आप सर जी मुझे समझा दीजिए कि ठोस कोण कब बनेगा और घन कोण कब बनेगा, है ना, कह सकते हो भाई तुम लोग। तो देखो ऐसे बना दो 2D में, कितना में, 2 डायमेंशनल हो गया, दो दिशीय हो गया डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल में यहाँ पर जो झुका हुआ आकृति है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलेंगे आप, घन कोण, सॉरी उसको बोलेंगे आप ठोस कोण। कौन सा कोण, ठोस कोण। और यहाँ पर जो ठोस कोण का मात्रक बन रहा है वो क्या बन रहा है, रेडियन। क्या बन गया, रेडियन। ऐसे कोण को क्या कहेंगे आप, ठोस कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे, अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज बना, यहाँ पर जो कोण बनेगा थीटा उसको भी क्या कहेंगे, ठोस कोण। यहाँ पर जो बनेगा थीटा 1 इसको भी क्या कहेंगे, ठोस कोण। यहाँ पर जो कोण बनेगा थीटा 2 इसको भी क्या कहेंगे, ठोस कोण। समझ में आ रहा है ना, और सभी प्रकार के ठोस कोणों का मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा। क्लियर हुआ ना, क्या होगा, रेडियन। इसी प्रकार जो घन कोण है वो क्या होता है, इसको समझना है, घन कोण। देखो ये ऐसे हम लोगों ने बना दिया। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा मेरे बच्चे, वो एकदम घनाकार बनेगा। कैसे बनेगा, घनाकार, इस प्रकार से कोण बनेगा, इस प्रकार से कोण बनेगा, घनाकार कोण बनेगा। मतलब ये सभी चीजों को मिला करके बनेगा। एक बार फिर से ट्राई मारते हैं बनाने का, अच्छा सा, वो अच्छा सा नहीं बना है, फिर से अच्छा सा बनाते हैं। इसको भेजे यहाँ, इसको भेज दो यहाँ, ये बीच में से एक लाइन निकाल दो, यहाँ से और फिर से यहाँ से, और दोनों को आपस में ऐसे मिला दो। एक और लाइन को निकालो तुम यहाँ से, एक और लाइन को चाहे तो तिरछा करके निकालो और चाहे तो इसे सीधा करके
निकाल दिए। अब यहाँ पर तुम कोण को बनाओ, कोण को बनाओ यहाँ पे। तो देखो ये हो गया आगे, ठीक। अच्छा, और यहाँ से ये यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, और यहाँ से ये यहाँ पे आया, त्रिभुज टाइप में बन गया। अच्छा, इसको तुम ऐसे बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है, जो भी कोण बनेगा उसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। और इसको आप लोग किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो डी ओमेगा से प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। इसका जो मात्रक होगा वही क्या होगा, स्टेरेडियन होगा। क्या होगा, स्टेरेडियन होगा। समझ में आया ना। अच्छा, क्यूब एंगल आपको देखना तो यहीं से हम दिखा देते हैं आपको। क्यूब एंगल, क्यूब एंगल का मतलब हो गया घन कोण। ये देखो, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, वो कौन सा कोण बन रहा है। आप कहेंगे सर जी कौन सा कोण बनेगा, घन कोण बनेगा। अगर यहाँ पर हम कोण बनाएंगे तो कौन सा कोण बनेगा, घन कोण। यहाँ पर कोण बनाएंगे तो कौन सा कोण बनेगा, घन कोण। यहाँ पर आगे देखिए आप, ये क्यूब है ना अपने पास, यहाँ पर कोण बनाएंगे ना, ऐसे कोण, ऐसे कोण बनाएंगे ना बाबू। ये जो कोण बनेगा कौन सा कोण बनेगा, घन कोण बनेगा। और उसका मात्रक क्या होगा, उसका मात्रक होगा स्टेरेडियन। क्या मात्रक होगा। और अगर इसे प्लेन में बन गया, द्विविमीय में बन गया, तो द्विविमीय वाले को क्या बोलेंगे, केवल रेडियन बोलेंगे। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ठोस कोण। क्लियर हुआ ना। तो हम लोग पूरा खत्म कर लिए, आज का चैप्टर हम लोग का यहीं तक रहेगा, बाकी का कल देखने वाले हैं। एक बार शुरू से रिवाइज मार लेते क्या क्या पढ़े हम लोग। देखो, तो सबसे पहले क्या पढ़े आप, सबसे पहले आपने पढ़ा फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्यमान व ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसका परिभाषा सुटेबल कौन दिया था, एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस परिभाषा को सही रूप से व्याख्या करने के लिए एक समीकरण बनाया, उसको क्या कहते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता समीकरण। ये क्या होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। एम का मतलब द्रव्यमान मास, और ई का मतलब एनर्जी मतलब ऊर्जा, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का चाल। अच्छा, आगे देख लेते हैं फटाक से। फिर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा भौतिक राशियां, वे सभी राशियां जिनको एक निश्चित संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और जिनका संबंध किसी न किसी भौतिक घटना से होता है, या जिनकी सहायता से हम किसी भौतिक घटना को व्याख्या कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे, भौतिक राशियां। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ऊंचाई, समय। अच्छा, राशियों को प्रदर्शित करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, दो चीजों की। पहला कौन सा, परिमाण, और दूसरा कौन सा, मात्रक। परिमाण और मात्रक। क्लियर हो गया बात। अच्छा, आगे समझते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग, एक टॉपिक देखे थे मापन। क्या देखे थे, मापन। मापन क्या होता है, किसी दी गई भौतिक राशि का, किसी दी गई भौतिक राशि का या किसी दी गई भौतिक राशि के परिमाण का उसके मात्रक से तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जैसे लंबाई बराबर 10 मीटर का मतलब हो गया कि लंबाई जो है वो अपने मात्रा का कितने गुना है, 10 गुना। अपने मात्रा का कितने गुना, 10 गुना है। आगे समझ लेते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार में कितनी प्रकार की राशियां, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, अनुपात, व्युत्पन्न राशियां। अगर मैं एक और जोड़ देना चाहिए तो हम लोगों को चौथा नंबर पे कौन सा राशि, पूरक राशियां। कौन सी राशियां, पूरक राशियां। ठीक है, आओ जरा सा बात को करते हैं। अनुपात क्या होता है, जब एक ही भौतिक राशि के दो मानों का भाग कर दिया जाता है तो जो चीज हमको प्राप्त होता है, जो आंसर प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, अनुपात। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मूल राशियां। कौन सी राशि, मूल राशियां। तो वे सभी राशियां जो अन्य राशियों से बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए दूसरे राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उनको क्या कहते हैं, मूल राशियां। ये कितनी होती हैं, तो 7 होती हैं। मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है, मूल मात्रक। मूल मात्रक भी कितने होते हैं, 7 होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। पदार्थ की मात्रा का मोल। आगे जरा सा समझेंगे हम लोग व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। तो वे सभी भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है या जो दूसरे राशियों पर निर्भर करती हैं, उनको क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न राशियां। जैसे कि चाल हो गया, बल हो गया, वेग, संवेग, आवेग, बल, बल आघूर्ण, जड़त्व। समझ में आया ना। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे व्युत्पन्न राशियां। और इनके मात्रक क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। क्योंकि इनको भी बनाने के लिए हमको दूसरे अन्य मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है।
समझ में आया ना? जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको लिखने के लिए, दर्शाने के लिए दूसरे राशियों का या दूसरे मात्रकों का सहारा लेना पड़े, उन्हें व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रकों को व्युत्पन्न। अच्छा, तीसरा तीसरा नंबर पे कौन सा हो गया? तीसरा नंबर पे, चौथा नंबर पे क्या हो गया? आप कहेंगे पूरक, पूरक राशियां। तो कोण, ठोस कोण और घन कोण, ये दोनों कैसी राशियां हो गई? पूरक राशियां। और इनके मात्रक कैसे हो गए? पूरक मात्रक। अच्छा, कौन? ठोस कोण के मात्रक कौन हो गया? रेडियन। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ठोस कोण कब बनेगा? अगर मान लो कहीं पर दो रेखाएं जाकर के मिल रही हैं, तो उनके मिलन बिंदु पर बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? ठोस कोण। ठोस कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। इसी प्रकार किसी घनाकार आकृति में बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? घन कोण। और घन कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन हो जाएगा। क्लियर? बस बात खत्म। आज के लिए इतना ही। और आप लोग YouTube फैमिली से रिक्वेस्ट है कि बाबू जिनको भी पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है वो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो इसी प्रकार आसान तरीके से एकदम रटवा करके आपको यहीं पर याद करा करके मैं पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आपको घर पे कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये वादा है मेरा। चलिए, धन्यवाद। 56